हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीजन लॉजी। आज हम बात करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 11 की, जिसे प्लिया ऑफ एल्बाई के नाम से भी जाना जाता है। सेक्शन 11, व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रिलेवेंट बिकम रिलेवेंट। फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रिलेवेंट आर रिलेवेंट। तो नंबर 1 कहता है इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विथ एनी फैक्ट इन इशू आर रिलेवेंट फैक्ट। सिंपली बोले तो ये सेक्शन ऐसे फैक्ट की बात करता है जो अन्यथा सुसंगत नहीं है, सुसंगत हो जाएंगे यदि वे किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से असंगत हो। इनका वाद के तथ्यों से असंगत होना ही एक ऐसा गुण है जो उन्हें सुसंगत बनाता है, और इसे ही बोलते हैं प्लिया ऑफ एल्बाई। एल्बाई जो है ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है एल्सवेयर आर समवेयर एल्स, मतलब कहीं और, अन्यत्र कहीं। जैसे कि कोई केस होता है, कोई वाद होता है, कोई विवाद होता है, तो जब कोई घटना घटित होती है, जब किसी एक्यूज्ड को पुलिस पकड़ के ले आती है तो वो सबसे पहले बोलता है कि उस घटना पे वहाँ पे तो मैं था ही नहीं, जब वो घटना घटित हुई तो उस समय तो मैं वहाँ था ही नहीं, मैं कहीं अन्यत्र था। तो ये जो यही कहीं अन्यत्र था, इसी का एल्बाई का यही मतलब होता है कि कहीं अन्यत्र था मैं। यूँ कहें कि इस सेक्शन के अंतर्गत कोई अभियुक्त यह कहता है कि वह अपराध के समय किसी अन्य स्थान पर उपस्थित था, इसलिए उसके द्वारा ऐसा अपराध करना असंभव है। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति पर यह आरोप है कि उसने किसी विशेष दिन कलकत्ता में किसी व्यक्ति की हत्या की है, तो वह इस बात का बचाव ले सकता है कि वह उस दिन मुंबई में था। मुंबई में अपनी उपस्थिति सिद्ध कराने के लिए वह किसी स्थान पर अपनी उपस्थिति दिखा सकता है। जैसे मान लीजिए उसने कहा दिया कि वह किसी डॉक्टर से मिला, किसी वकील से मिला, या फिर वह किसी व्यावसायिक डायरी में जो लिखा है उसको दिखा सकता है, या फिर वो दिखा सकता है कि उसने वहाँ से किसी विशेष स्थान से पत्र लिखा था वो दिखा सकता है, या फिर वो किसी होटल में ठहरा हुआ था उसका सीसीटीवी फुटेज दिखा सकता है। मान लीजिए उसने किसी एटीएम से उस दिन पैसे निकाला हो तो उसकी सीसीटीवी फुटेज दिखा सकता है। कुल मिला के वो कुछ ऐसा दिखाएगा जिससे वो प्रूव करेगा कि वह उस समय कलकत्ता में ना होकर मुंबई में था। कुछ इंपॉर्टेंट केसेस की बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड। तो जो इंपॉर्टेंट केस है, नंबर 1 है कि दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। नंबर 2 है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस सुधर सिंह। इस केस में क्या हुआ कि कोर्ट ने डिसाइड किया कि प्लिया ऑफ एल्बाई तभी एक्सेप्ट किया जाएगा जब अभियुक्त ये प्रूव करे कि उस घटना से वह इतना दूर है कि उसका घटना स्थल पर होना भौतिक रूप से असंभव है, तभी उसे प्लिया ऑफ एल्बाई का बचाव दिया जाएगा। एक प्रकार से हम बोले कि तो ये प्लिया ऑफ एल्बाई क्या है, ये डिफेंस के रूप में इसका उपयोग करते हैं, और जो व्यक्ति प्लिया ऑफ एल्बाई का बचाव लेता है ये प्रूव करने की जिम्मेदारी भी उसी पर होती है। ये सेक्शन 103 के अंतर्गत वो अपने आप को प्रूव करेगा। 2 और इम्पॉर्टेंट केसेस की बात कर लेते हैं। गौरी शंकर शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1990। दूसरा केस है सखाराम वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश AIR 1992, जिसमें कोर्ट डिसाइड करता है कि अगर अभियुक्त ने जिसने प्लिया ऑफ एल्बाई का बचाव लिया था अगर वो उसमें असफल हो जाता, प्रूव नहीं कर पाता अपने आप को, तो ऐसी उपधारणा नहीं की जाएगी कि वह दोषी ही है। यहाँ पे अब दोष साबित करने का जो अधिकार अभियोजन पक्ष पे आ जाएगा कि वो साबित करे कि वह दोषी है। मात्र उसके असफल होने से प्लिया एल्बाई के बचाव के उसे नहीं मान लिया जाए कि वह दोषी है। अब इस सेक्शन के दूसरे पार्ट की बात करते हैं। इफ बाय देमसेल्फ आर इन कनेक्शन विथ अदर फैक्ट्स दे मेक द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट इन इशू आर रिलेवेंट फैक्ट हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल। इसका मतलब यह है कि ऐसे प्रत्येक फैक्ट का एविडेंस दिया जा सकता है जो खुद ब खुद या अन्य तथ्यों के साथ विवादक या सुसंगत तथ्यों को अत्यंत अधिसंभाव्य या अनअधिसंभाव्य दर्शाते हैं। कई मामलों में, विशेष तौर पे ऐसे मामलों में जिनका प्रतिशत साथ देना असंभव होता है, वहाँ पे ऐसा मतलब होता है कि बहुत ही विस्तृत वहाँ पे न्यायालय खुद ब खुद अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से वो उसे तय करना पड़ता है कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझाना चाहेंगे, मान लीजिए कि एक कमरे में 5 व्यक्ति हैं, वो एक कमरे और कमरा चारों तरफ से मतलब कमरा चारों तरफ से वो लॉक है, बंद है, जिनमें से एक की हत्या हो जाती है। तो ऐसी परिस्थितियां स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं कि उन 5 में से ही जिस व्यक्ति की हत्या हुई किसी एक ने, 4 ने किया, और 4 में से किसी एक ने किया होगा या चारों ने मिलकर किया होगा। तो यही होता है कि हाईली प्रोबेबल संभावना हो जाती है कि किसी एक ने, क्योंकि 5 ही व्यक्ति से और वह कमरा चारों तरफ से बंद था, तो उन्हीं में से तो किसी ने एक हत्या की है। तो इस सेक्शन का यही मतलब है कि न्यायालय को संभावना के हिसाब से कार्य करना पड़ता है। लेकिन एक केस है जिसमें एक स्त्री और उसकी नौकरानी, केवल वही 2 व्यक्ति घर में थे, दरवाजे और खिड़कियां सब चारों तरफ से बंद थी। इन परिस्थितियों में मालकिन की हत्या हो गई। स्वाभाविक रूप से ही नौकरानी पर शक हुआ।
क्योंकि किसी और के अंदर आने का कोई निशान तक नहीं था। इसलिए यह अत्यंत प्रोबेबल हो गया कि हत्या उससे नहीं की होगी और उसे मौत की सज़ा दे दी गई। उसके मौत की सज़ा होने के बाद, मतलब जब उसे सज़ा दे दी गई कम्प्लीटली, जब वो उसकी मृत्यु हो गई, उसके बाद वास्तविक हत्यारा जो था वह सामने आया और उसने सारी घटना बताई कि कैसे वो अंदर गया, कैसे वो बाहर निकला। इन सब के बताने के बाद ऐसा प्रतीत हुआ कि इम्प्रोबेबल भी फैक्ट जो है वो नौकरानी की हत्या की गई। ये तो हो गया कि कोई चीज़ कैसे प्रोबेबल भी हो सकती है और इम्प्रोबेबल भी हो सकती है। एविडेंस ऑफ फैक्ट को लेकर इस सेक्शन का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। इसमें फैक्ट की रिलेवेंसी को प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। इस सेक्शन में विषय को पूर्ण रूप से न्यायालय की बुद्धि विवेक पर छोड़ दिया गया है। इसमें एक केस है जिसमें इस सेक्शन के पहलू पर टिप्पणी करते हुए बम्बई उच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति बेस्ट ने दिया था। वो केस है आर बनाम प्रभुदास। इस केस में ये प्रूव किया जाना था कि अक्यूज्ड ने फोर्जरी की है या नहीं, मतलब फोर्जरी का ऑफेंस प्रूव किया जाना था। उसके लिए अक्यूज्ड के पास से मिले डॉक्यूमेंट जो थे वो उससे रिलेवेंट माना गया और कोर्ट ने ये माना कि अभियुक्त ने ही फोर्जरी की है। ये हो गया आपका सेक्शन 11। उम्मीद करते हैं आपको ये सेक्शन समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट या कहीं पे ऐसा लगा हो कि आपको समझ में नहीं आया है तो आप अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, उसे हम पूरा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।